Now we have completed the chapter. Now we will going to start our exercise. जो बुक में आपकी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम लोग एक एक करके जो है करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें जो दिया हुआ है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. जैसे ए दिया है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन. क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर आप देखें तो जेम्स मिल ने डिवाइड जो किया था इंडियन हिस्ट्री को तो 3 पार्ट में किया था, दैट इज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. तो यहां पे क्रिश्चियन नहीं बल्कि ब्रिटिश था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन नहीं फॉल्स हो जाएगा. अगर ये ब्रिटिश होता तो ट्रू होता. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. जो ऑफिशियल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि कंट्री में पीपल क्या सोच रहे हैं. तो हमने आपको बताया था कि जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं लेकिन कुछ जगह पे लैग करते हैं. 2 जगह लैग करते थे. पहली चीज हमने क्या हुआ था, लोगों की फीलिंग नहीं समझ में आती रिकॉर्ड में, क्योंकि रिकॉर्ड में फीलिंग्स तो लिखी नहीं जाती. और दूसरी चीज, कोई अगर एक्शन हुआ है तो किस वजह से हुआ है, रीजन नहीं पता चलता था. तो इसलिए ये 2 चीजें नहीं पता चलती थी. तो इसमें देख रहे थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. कैसे हेल्प करेगा कि कोई भी पीपल क्या सोच रहा है. तो किसी थिंकिंग को तो नहीं आप देख सकते हैं, फीलिंग नहीं देख सकते. तो इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड जो था यही लैक करता था. तो इसलिए ये भी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. नेक्स्ट है, द ब्रिटिश थॉट सर्वेस वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये सही है, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम सर्वे कराएंगे, सर्वे हर जगह पे, जैसे हमने पढ़ा था कि सर्वे इवन पीपल का हो रहा था, ये पता लगाने के लिए कितने लोग जो हैं आपके, कितने मेन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं. फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके बॉटनिकल सर्वे हुआ, फिर जोलॉजिकल सर्वे हुआ. तो बॉटनिकल सर्वे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन किससे बनाई जा सकती हैं, सब चीजों से. तो इस तरह से ढेर सारे सर्वे. तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, अगर सर्वे होगा तो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी और हम आसानी से किसी भी इंडिया के बारे में जान जाएंगे. तो इंडिया को जानने के लिए सर्वे जरूरी था. तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे. तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर्वे जरूरी था. ये सही है, ट्रू है. तो इसलिए तीसरा वाला ट्रू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स. जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था. कैसे? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. क्या प्रॉब्लम आती? तो प्रॉब्लम ये आती, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हिंदू रिजीम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसी के पैरेलल कहीं मुस्लिम भी रूल कर रहे होंगे, उसी के पैरेलल कहीं ब्रिटिशर्स भी रूल कर रहे होंगे. तो हम अगर किसी जो है आपके एक तरह से एक जो है रूलर को अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदू पढ़ रहे हैं, तो हमारा छूट जाएगा आपके मुस्लिम या ब्रिटिशर्स. कहीं पे ब्रिटिश को पढ़ रहे हैं तो हिंदू रूलर क्या कर रहे थे, मुस्लिम रूलर्स क्या कर रहे थे, ये नहीं पता चलेगा. तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये था कि हम अगर जो है इस तरह से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें छूट जाएंगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहां पर रिलीजन को बेस लेकर के हम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है इंडिया की वो इफेक्ट करेगी. इसी वजह से जो है ये आपके हार्मफुल होगा. तो अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. This periodization has its own problem. It is difficult to refer any period of history as Hindu or Muslim because a variety of faith existed simultaneously in this period. Simultaneously मतलब एक साथ. तो कुछ faiths ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी. अब जब हिंदू के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम से रिलेटेड नहीं है, या मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिंदू से रिलेटेड नहीं है. तो ये जो है आपके बहुत सारे ऐसे फेथ्स हैं जो साइमल्टेनियसली रन करते हैं. इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर. ये इंपॉर्टेंट चीज है.
कि हम, ये ठीक बात नहीं है कि हम किसी भी पीरियड को हम कैटेगराइज करें किसी रिलीजन को लेकर के, है ना। what it suggests is that the lives and the practices of others do not really matter. It is worth mentioning that even rulers in ancient India did not all share the same faith. जितनी भी आपके रूलर्स थे ये भी तो आपके सेम फेथ के नहीं थे। क्या एट अ टाइम हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में हिंदू राज कर रहे थे, या एट अ टाइम पूरे इंडिया में मुस्लिम राज कर रहे थे, या एट अ टाइम पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे? तो कहीं पे ब्रिटिशर्स थे, कहीं हिंदू थे, कहीं मुस्लिम थे। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिसेस अगर हम लोग देखें तो ये आपके चेंज कर रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपके पीरियडाइजेशन में होता। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे जो है ब्रिटिशर्स जो है आपके प्रिजर्व करना चाहते थे? व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करना चाहते थे? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होते थे? क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी को बताते थे, किसी इवेंट को बताते थे, और किसी इवेंट को पढ़ करके हमारी कोई भी आगे की स्ट्रैटेजी बन सकती है कि हमने कितने प्रोग्रेस किया, हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स थे। ये सारी चीजें पुराने पास्ट को जान करके हम आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम जो है आगे की जो है कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे कि हम पीपल अगर किसी चीज को सफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो है आपके एक तरह से हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है आपके इससे रिलेटेड है। तो द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन था? एनी इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी रीड और यूज फ्रॉम द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स। कोई अगर डिसीजन लिया जाए तो एटलीस्ट ये तो आगे चल करके पता चल सके कि हाँ फलाने केस में क्या क्या डिसीजन हुआ। ये कैसे पता चलेगा? तो ये रिटन प्रूफ से ही पता चलेगा। द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट। जो अभी हम आपको बता रहे थे कि किसी भी जो है आपके एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट, वो ये बताते हैं कि आपने कितनी ग्रोथ करी, आपके यहाँ कितनी ग्रोथ हुई, या क्या पास्ट में हम लोग ने डेवलपमेंट किया। ये सारी चीज जो है आपके रिकॉर्ड्स में होगी, ये बताता है। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। तो जितना भी रिपोर्ट्स और नोट्स जो है आपके प्रिपेयर्ड इन द पास्ट है, देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज्ड इन द मॉडर्न टाइम्स। जो भी आपके एक तरह से रिपोर्ट्स बनेंगी या कुछ भी बनेगी, उसकी कॉपी मॉडर्न टाइम में भी इस्तेमाल होगी, आगे के टाइम में इस्तेमाल होगी, जिससे कि और बेटर डेवलपमेंट आगे का हो सके। डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पास्ट की हमारी क्या बताते हैं? सोशल लाइफ बताते हैं, इकोनॉमिक लाइफ बताते हैं, हमें जो है पॉलिटिकली हमें अवेयर करते हैं कि पॉलिटिकली हम लोग कहां पे स्टैंड करते थे। ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजों को बताते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या डिफरेंस हो सकता है अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी जाए और पुलिस रिपोर्ट से अगर कोई चीज पता चल रही है। न्यूज़पेपर में लिखी गई चीज रिपोर्टर का व्यू होता है। इट मे बी जो है आपके राइट और रॉन्ग हो सकता है, हमारा ओपिनियन है। हम मान लीजिए पेपर के एडिटर हैं या हम पेपर के रिपोर्टर हैं, हमने एक न्यूज लिखी, लेकिन हमने उस न्यूज को लिखा अपने हिसाब से, हम जो सही सोच रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि हम सही सोच रहे हैं। तो एग्जैक्ट चीज आपको पेपर से नहीं पता चलती, लेकिन पुलिस रिपोर्ट अगर है तो पुलिस रिपोर्ट से हमें एग्जैक्ट चीज पता चल जाती है कि एक्चुअल में ये इवेंट के पीछे क्या जो है आपके रीजन है। तो ये जो है आपके पुलिस रिपोर्ट और इसमें फर्क होता है। तो यहां पर क्या है कि न्यूज़पेपर ओपिनियन को बताता है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट है तो वो किसी एग्जैक्ट जो है आपकी चीज को बताती है। तो द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ रिपोर्टर। वेरी कर सकती है ये जो रिपोर्ट होती है
वो जो आपके न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, क्योंकि व्यूज और ओपिनियंस ऑफ द पीपल आर डिफरेंट। तो ये जो है आपके पीपल की ओपिनियन डिफरेंट होती है, और ये पीपल रिपोर्टर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट व्हाट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। जो रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट में आपको चीजें जो है पता चलेंगी, तो वो क्या है, वो ट्रू और क्या है, रियलिस्टिक जो है। आपके कोई ओपिनियन नहीं होगा वहां पे, कोई थॉट नहीं होगा, जो चीज जो है रियल में हुई होगी वही चीज लिखी होगी। तो ये जो है आपके डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वे इन योर वर्ल्ड टुडे? थिंक अबाउट हाउ toy company get information about what young people enjoy playing with, or how government find out about the number of young people in school. What can a historian derive from such survey? देखिए, कह रहा है कि जो सर्वे है आज का, बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, ये कहां तक जो है आपके ये बताएगा। कोई मान लीजिए टॉय कंपनी है, टॉय कंपनी अगर सर्वे करा रही है, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चों की डिमांड क्या है, कैसे पता चलेगा कितने नंबर्स में बच्चे हैं, यंग पीपल कितने हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज की जो है आपकी चीज सर्वे ही बता सकती है। तो डिफरेंट सर्वे ये सारी चीजों को बताते हैं। तो व्हाट कैन अ हिस्टोरियन डेराइव फ्रॉम सच सर्वे? सर, इन सर्वे से एक्चुअली क्या पता चलता है? सारी चीजें, जब सर्वे होता है तो A to Z सारी चीजें पूछी जाती हैं हमें। मान लीजिए जिस भी हम सोसाइटी में जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, तो लोगों से, डिफरेंट लोगों से आपके बात की जाती है, जिससे उनके डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस मिलते हैं, जिससे उनकी जो है आपके एक तरह से टेस्ट पता चलता है कि लोगों का टेस्ट क्या है, उनकी डिमांड पता चलती है, उनको चाहिए क्या होता है, उनकी इनकम पता चलती है कि हाँ एक्चुअल में उनकी इनकम क्या है, वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये भी पता चलता है। क्योंकि हम डिटेल वे में जब बात करते हैं, आप कहां पर जो है पोस्टेड हैं, कहां जॉब कर रहे हैं, तो ये इस तरह की जब बात करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को उससे कलेक्ट होती है। तो यही चीज हम लोग, अब देखिए आंसर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सर्वेज आर डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट के से भी होता है और प्राइवेट कंपनीज, ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब डेमोग्राफिक होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो चेंज आता है। तो सर्वे किस पे हो रहा है? डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉपुलेशन में चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स, टेस्ट, इंटरेस्ट, पोसेशंस। तो ये जो है आपके डिफरेंट, तो मैनुअली और विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो मैनुअली हो या विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी के मतलब जैसे मान लीजिए कि अक्सर आप देखते होंगे, आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, एक जो है आपके मैसेज आ जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है कि बी है, आपको ये प्राइज मिलेगी। अक्सर आप देखते होंगे। तो इस तरह के डिफरेंट सर्वे आपका टेस्ट पता करने के लिए इस तरह की चीजें जो है आपके दी जाए। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल सर्वे हो गया, मोबाइल के थ्रू आपको सर्वे कराया जा रहा है। और एक होता है मैनुअल, मैनुअल का मतलब आदमी खुद जाकर के आदमी बात करता है, तो ये मैनुअल सर्वे होता है। एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक होम, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, मॉल्स एंड एटसेट्रा, ये प्लेसेस हो सकती हैं जहां पे आपके सर्वे कराए जाते हैं। हिस्टोरियंस में गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंसेस, लाइफ स्टाइल, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज मीन्स पॉपुलेशन का चेंज, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ एटसेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे होती है? ये सब जो है आपके सर्वे से होती है। अब देखिए शॉर्ट टाइप आंसर में आपको बताना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि जैसे मान लीजिए 4 आंसर दिए, इसमें कौन सा सही होगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। तो जेम्स मिल ने 3 वॉल्यूम्स में लिखा था, और उसमें 3 वॉल्यूम्स में आपके कैसे कैटेगराइज किया था उसने? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 वॉल्यूम में आपके बांटी गई। तो जेम्स मिल जो है इसका सही आंसर होगा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपके बुक थी 3 वॉल्यूम में जो थी, वो किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग, जैसे हम लोग ने जो है उसकी क्रोनोलॉजी भी पढ़ी थी, सीक्वेंस भी पढ़ा था। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है आपके पहले थे, और लास्ट जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे।
तो पहले जो है वॉरेन हेस्टिंग, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पूछ रहा है गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन। अब आर्चीव क्या था? आर्चीव जो है ऐसी जगह थी जो रिकॉर्ड रूम के कलेक्शन को करती थी। रिकॉर्ड रूम क्या थे? डिफरेंट ऑफिसेस में रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे कि जिससे कि हर ऑफिस के रिकॉर्ड्स को वहां पे रखा जाए, और फिर उन रिकॉर्ड रूम्स का सामान कहां रखा जाए? बड़े से जगह पर एक बड़ा जो है स्टोर रूम टाइप बनाया जाता है, जहां पे आपके जितने भी ऑफिसर्स के रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड वहां पर रखे जाते हैं। वो क्या थे? आर्चीव्स। तो आर्चीव्स जो है वो आपके होते हैं। वो कब, और इंडिया में आर्चीव की बिल्डिंग कब बनाई गई थी? 1920 में। तो इसलिए यही पूछ रहा है कि कब बनाई गई थी? 1920s में। तो ए वाला आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स। कैलीग्राफी हमने आपको पढ़ाया था। कैलीग्राफी क्या होती थी? खूबसूरत राइटिंग बनाना, जिसमें कि स्टाइलिश वे में किसी चीज को लिखना, रिप्रेजेंट करना, जिसमें कि देख करके आपके चीजों को अच्छा लगे। तो कैलीग्राफी जो है आपके एक आर्ट होती है जिसमें कि आपके स्टाइलिश वे में ब्यूटीफुल तरीके से आपके किसी चीज को लिखा जाता है, राइट किया जाता है। और कैलीग्राफर किसको कहते हैं? जो व्यक्ति उस चीज को लिखता है, जो पर्सन जो है लिखता है। तो यही पूछ रहा है कि द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट एंड पेंटिंग। नहीं, आर्ट एंड पेंटिंग में नहीं होता ये। वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ म्यूजिक। नहीं, म्यूजिक से भी नहीं कंसर्निंग है। वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यही है। जो ब्यूटीफुल राइटिंग करता है वही जो है आपके ये होता है कैलीग्राफर। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड। जनगणना जैसे हम लोगों क्या होती है, तो क्या होती है जनगणना? किस टाइम से शुरू हुई? मेयो के टाइम से शुरू हुई, हमने आपको बताया था। तो जब वो गवर्नर जनरल थे, हर 10 साल पे आपके ये जनगणना होती है। तो एक तरह से जो आपके सेंसस है, सेंसस क्या है? एवरी 10 ईयर्स पर हम लोग जो है फॉलो करते हैं, जिसमें सारी चीजों के बारे में पता चलता है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन में जो है आपके ह्यूमन जो आपके मेल और फीमेल हैं वो कितने हैं, उनका रेशियो क्या है, फिर उसमें बच्चे कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। तो सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। एवरी 10 ईयर्स पर ये जो है आपके ली जाती है। अब देखिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है दिया हुआ है, अब इसी को जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स से कंप्लीट करना है। तो अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या है या किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है द कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ। कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आई तो उसने सबसे इंपॉर्टेंस किसको दिया था? सर्वे को। हर चीज में सर्वे करवाया था। क्यों? क्योंकि जब सारी चीजों की जानकारी कैसे हासिल होगी? सर्वे से। इसलिए प्रैक्टिस ऑफ सर्वे, ये जो है आपके सर्वेइंग, तो ये आपके इंपॉर्टेंस जो दिया था इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिशर्स जो आए थे, उन्होंने किस पर? प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, सर्वे कराने में, ठीक है ना। हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, यहां पर भी बीच में डॉट होगा, एंड से पहले और एंड के बाद। एंड से पहले होगा तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये क्या हो जाएगा? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये जो है आपके ये होगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ मैसिव वर्क इन। तो ये अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल ने जो ये लिखा था ये कितने वॉल्यूम में लिखा था? 3 वॉल्यूम में लिखा था। तो वही पूछ रहे हैं, मैसिव वर्क इन 3 वॉल्यूम्स। Mill thought that all Asian society were at level of civilization than lower level. क्योंकि मिल ने क्या सोचा था कि जो सिविलाइजेशन है यूरोप में, यूरोप के लोग कल्चर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं,
और इतना ज्यादा जो कल्चर और मैनर की बात हुई कि दूसरी सोसाइटी में वो चीजें नहीं पाई जा रही थी, वो लैक कर रही थी। तो इनका यह मानना था कि जो यूरोपियन कल्चर है उससे कम जो है उसके लोअर लेवल पर जो है और जगह पर आपकी सोसाइटी में आपके एक तरह से लोअर सिविलाइजेशन होगी। तो वही चीज लोअर लेवल को जो है आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए फिफ्थ है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स लाइक डैश एंड डैश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी दो चीजें बनाई थी? एक बनाया था क्या? आर्चीव्स, जहां पे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके स्टोर किए गए थे, और दूसरा क्या था? म्यूजियम। तो आर्चीव्स और म्यूजियम्स जो हैं आपके कहां पर? जहां पर डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता था। तो ये दो जगह पर आपके ये दो जगह बनाई गई थी। नेक्स्ट है देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिर हमें ट्रू और फॉल्स को देखना है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। द ब्रिटिश वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ब्रिटिश पर्टिकुलर थे, मतलब बहुत कॉन्शियस थे और जो है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में। तो हाँ, एक्चुअल में थे वो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या है, आपने पढ़ा था कि डिफरेंट जितने भी आपके ऑफिशियल जो है आपके एक तरह से ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, उन सब में उसने स्टोर रूम बना रखे थे। स्टोर रूम के जो है आपके रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए बड़ा सा आर्चीव्स बनाया था 1920 में, और म्यूजियम बनाए गए थे, वहां पर जो है आपके ये आता था। तो ये क्या है, द ब्रिटिश वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग। वेरी पर्टिकुलर का मतलब बहुत कॉशियस थे, उसको ध्यान देते थे, प्रिजर्विंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ट्रू है ये, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देते थे, इसीलिए आर्चीव्स बनाए थे, इसीलिए म्यूजियम बनाया उन्होंने। प्रिंटिंग बिगैन टू स्प्रेड बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। 20th नहीं, 19th सेंचुरी। प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 19th सेंचुरी में आई थी। तो 19th सेंचुरी में आई थी, 20th सेंचुरी में नहीं आई थी, इसलिए फॉल्स सही है। The periodization of Indian history offered by James Mill was not at all accepted. ये नहीं कहा जा सकता कि not at all। not at all का मतलब बिल्कुल नहीं जो है सोचा जा सकता। उसमें एक दो ड्रॉबैक थे। बस एक ड्रॉबैक ये था कि रिलीजियस जो है आपके चीज के आधार पर, रिलीजियस बेस पर हम लोग जो है टाइम का डिवीजन कैसे कर रहे हैं। तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड तो नहीं था, लेकिन ये उसका ड्रॉबैक था। तो जेम्स मिल जो आपके डिवीजन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि जो है आपके एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स होने की वजह से तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड नहीं कहा जा सकता, इसलिए फॉल्स। फोर्थ है, द ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल्ड सर्वे बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इन ऑर्डर टू मैप द एंटायर कंट्री। सही बात है। सर्वे क्यों करा रहे थे? सर्वे इसलिए करा रहे थे पूरे इंडिया के बारे में जानने के लिए, पूरे इंडिया के सोर्सेस के बारे में जानने के लिए, पूरे इंडिया के टेस्ट को जानने के लिए, पीपल के ओपिनियंस को जानने के लिए। तो अलग अलग जगह पे इंडिया के किस किस कोने में क्या क्या चीजें हो रही है, तो वो हर तरफ सर्वे कराना चाहते थे, और इंडिया का पूरा एक मैप जो है सामने आ जाए, इस काम के लिए ये कर रहे थे। तो ये ट्रू है। फिर फिफ्थ है, जेम्स मिल ग्लोरिफाइड इंडिया एंड इट्स कल्चर इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ग्लोरिफाइड इंडिया एंड इट्स कल्चर। जेम्स मिल ने तो कहा था कि यहां पर अंग्रेजों का आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है आपके बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है फॉलो हो रहे थे, इवल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी, है ना। और फिर जैसे मान लीजिए आपके यहां पर कोई कल्चर नहीं था, कोई मैनर नहीं था। मैनर सिखाने के लिए जो है जेम्स जी खुद चाहते थे कि पूरी एशियन सोसाइटी में जो है ब्रिटिश का रूल हो जाए, जिससे कि सभी लोग जो है आपके वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड हो जाए। तो यहां पर क्या है, अब ग्लोरीफाइड इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया की ग्लोरी का उन्होंने जिक्र किया ही नहीं। तो इंडिया की पेटिनेस का किया है कि इंडिया जो है आपके एक तरह से बहुत खराब हालत में था, तो उसकी बात की गई है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए क्या है, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट एटसेट्रा आर केप्ट। कौन सी जगह होती थी, आर्चीव्स या म्यूजियम। तो देखिए इधर आर्चीव्स जो है आपके एक तरह से रखा है, रिकॉर्ड्स रूम जो है आर्चीव के लिए, तो रिकॉर्ड रूम आप आर्चीव कह सकते हैं। A building in which objects of historical or scientific interest are kept to show them to the public। तो ये म्यूजियम, जैसे म्यूजियम में हम लोग जो है आपके रखते हैं, तो जो आपके एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर पुरानी चीजें रखी जाए जिससे कि आपके पब्लिक देख सके पुरानी चीजों को, तो ये जो है आपके ए हो जाएगा। सेकंड का ये, एन इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट क्या था, इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या था, सर्वे कराना, तो कैरिंग आउट सर्वे। ये जो है आपके जो हर वक्त जो है आपके ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सर्वे हो इंडिया का। फिर सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, इसी को कोलोनाइजेशन कहा जाता है। कोलोनाइजेशन में क्या था, एक कंट्री या एक जो है आपके अंपायर दूसरे अंपायर को सब्जुगेट कर ले, मिला ले, तो मिला करके उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे इंडिया पे जो है आपके एक तरह से पूरा अंपायर जो है ब्रिटिशर्स का फैल गया। तो उसमें क्या करते थे, उन लोग जैसे नवाब थे उनको जो है आपके सब्जुगेट कर लेते थे, या जो आपके राजा थे, राजा और नवाब को ये सब्जुगेट कर लेते थे, मिला लेते थे। मिलाते मिलाते एम्पायर ब्रिटिश का बहुत बड़ा हो गया। तो ये आपके हो जाएगा। तो फर्स्ट मैच कर रहा है सी से, सेकंड मैच कर रहा है ए से, थर्ड मैच कर रहा है डी से, और फोर्थ मैच कर रहा है बी से। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफाइड डेट्स कैन बी डिटरमिन्ड। हमने आपको बताया था टाइम जिसका स्पेसिफिक डेट हो सकता है, कुछ भी आप एक्सप्लेन कर दिए, किसी का बर्थ हो, किसी की डेथ हो, है ना, किसी रूलर ने कोई वॉर जीती हो या हारी हो, या कोई जो है आपके एक तरह से कोई राजा थ्रोन पर बैठा हो किसी दिन, तो ये जो है आपके एक स्पेसिफिक डेट बताते हैं। तो यही कह रहा है कि कौन से इवेंट जो है स्पेसिफिक डेट को बताते हैं। द ईयर ऑफ किंग वॉज क्राउन्ड, किस दिन जो है आपके राजा को क्राउन किया गया। उसकी शादी कब हुई, उसका दिन हो सकता है। द ईयर ही हैड चाइल्ड, वो सन जिसमें कि वो ईयर जिसमें कि आपके उसके बच्चे की जो है आपके बर्थ हुई। द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर बैटल, कोई बैटल जो है फाउट किया गया हो, है ना। द ईयर ही डाइड, ये सब के जो है आपके टाइम हो सकते हैं, स्पेसिफिक डेट्स हो सकती है। तो ये जो है आपके यही बताना था कि किसके स्पेसिफिक डेट्स हो सकती हैं। तो इन सभी इवेंट्स के स्पेसिफिक डेट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या था, हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने इंडिया को नहीं लिखा, उन्होंने किसके बेस पर लिखा। जैसे इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडिया के सारी चीजों के बारे में लिखा कि ब्रिटिशर्स जो रूल करते थे वो क्या करते थे, जो पीपल थे उनकी जो है आपके एक तरह से किस तरह से वो आपके एक तरह से सप्रेस्ड थे, किस तरह से वो जो है आपके परेशानी को झेल रहे थे, कौन कौन सी उसके परेशानी थी। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ अचीवमेंट्स को बताते थे। किसके अचीवमेंट्स को, गवर्नर जनरल्स के। तो इन्होंने क्रोनोलॉजी क्या दी थी, एक गवर्नर जनरल इनके रिजीम में ये हुआ, इनके रिजीम में ये हुआ, इनके रिजीम में ये हुआ, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते थे ऐसे। फिर अगला गवर्नर जनरल आया तो उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये क्या था, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस का काम था कि जो किसी गवर्नर जनरल के जितने भी किए गए वर्क थे उसको अपलिफ्ट करना या उसको बताना। तो यही जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, वो क्या था, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो गवर्नर जनरल का जो रूल था वो बहुत जो है आपके इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि उसके रिजीम में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, क्या चीज ऐड हुई, क्या कौन सी अचीवमेंट थे, वो सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता था इसमें। नेक्स्ट है देखिए, हु वॉज जेम्स मिल।
जेम्स मिल कौन थे? तो हमने आपको बताया था जेम्स मिल जो है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और मेनली जो है आपके एक तरह से स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के। तो ब्रिटेन में जो है आपके ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज होते हैं, एक इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के स्कॉटिश जो है आपके एक तरह से इकोनॉमिस्ट थे जो इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी तो जिसको कहा गया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से उन्होंने किताब लिखी थी, 3 वॉल्यूम में लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या है 3 वॉल्यूम को कैसे बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो है आपके जेम्स जीन के बारे में। तो हु वाज जेम्स जीन? ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, फिलोसोफर भी थे, फिलोसफी भी करते थे एंड इज नोन फॉर हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपके लिखी थी वो उसके लिए जो है आपके ये जाने गए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द मिल्स ओपिनियन अबाउट द एशियन सोसाइटी। एशियन सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा लोग जो है आपके बहुत जो है आपके डिप्रेस्ड वे में रह रहे हैं, सप्रेशन में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, है ना, और उनके अंदर जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो आपके एक तरह से डेवलपमेंट हुए या जो भी आपके पीपल थे उनके पूरे आपके एक तरह से जिस जिस जगह वो रहते थे वहां पे किसी तरह का कोई डेवलपमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। वो हर एक चीज जो है एक तरह से आप ये कहें कि डिप्राइव्ड थे। डिप्राइव्ड कहने का मतलब कि हर चीज में कमी उनको जो है मिलती थी या हर एक चीज उनको मुहैया नहीं होती थी, तो बहुत सारी चीजों से डिप्राइव्ड थे वो। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से ऐसी सोसाइटी को उन्होंने देखा जो कि बहुत जो आपके एक्चुअल लेवल से बहुत नीचे होती है। कोई मैनर नहीं था, कोई जो है आपके लोग बहुत ज्यादा एक तरह से अवेयर नहीं थे, अवेयरनेस की कमी थी। तो ये सारी चीजें जो है बताया था। तो इन मिल्स ओपिनियन ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। यूरोप से हमेशा और जितने भी आपके सिविलाइजेशन थी वो आपके कम जो है सिविलाइज थी, कम जो है आपके नोन थी, कम जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि जानकार थी, मैनर्ड थी इन कंपैरिजन टू यूरोपियंस। ठीक है ना, ये इनका मानना था। नेक्स्ट है व्हाट इविल प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल डोमिनेटेड द इंडियन सोशल लाइफ बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। इंडियन सोशल लाइफ को कौन जो है आपके एक तरह से चीजें जो है आपके एक तरह से डिप्राइव कर रही थी। पहली चीज जो जेम्स मिल ने देखा, तो जेम्स मिल ने देखी क्या क्या चीजें देखी, लोगों की परेशानी क्या थी, लोग क्यों परेशान थे यहाँ पे। तो पहली चीज कुछ इविल प्रैक्टिसेस थी। तो जैसे एक तो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, क्योंकि आपस में इतना लड़ गए थे वो कि जो है आपके रिलीजन एक दूसरे के सामने एक दूसरे का रिलीजन आता था। हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता था, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता था। तो रिलीजन इंटॉलरेंस था। कास्ट टाबूज हो चुके थे। कास्ट टाबूज क्या था, जो है आपके ऊंची कास्ट के लोग नीची कास्ट के लोग से काम नहीं कराएंगे, या नीची कास्ट के लोग ऊंची कास्ट के लोगों के घर नहीं जाएंगे, या विलेजेस में एंटर नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। तो ये जो है आपके इवल प्रैक्टिसेस थी जो कि आपके सुपरस्टिशन क्या होता है, जैसे कहा जाता है सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास। अंधविश्वासी लोग थे, मतलब कोई भी कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो काम नहीं करे, काम करने जा रहा है सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम खराब हो जाएगा इसलिए वापस लौट जाता था। तो ये क्या है, ये सुपरस्टिशन था। तो ये जो है आपके ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो 3 चीज बहुत ज्यादा थी, एक रिलीजियस इंटॉलरेंस, दूसरी कास्ट टाबूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। ये जो है आपके ये 3 चीजें जो है आपके इंडियन सोशल लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। इविल प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया में जो है आपके प्रिवेल कर रही थी। नेक्स्ट है हाउ डिड पेंटिंग्स प्रोजेक्ट गवर्नर जनरल। पेंटिंग्स हर गवर्नर जनरल की एक पेंटिंग आप देखेंगे, तो जो पेंटिंग बनाई जाती थी ये पेंटिंग क्या होती थी, उसमें रोबदार दिखाया जाता था गवर्नर जनरल को।
वेल ड्रेस्ड, सारी चीज जैसे लगता था उसके अंदर सारा पावर भरा हुआ है। तो जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो पावरफुल जो है आपके दिखाने के लिए कि हाँ जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो है आपके सारे गवर्नर जनरल्स की बनाई जाती थी। तो मेनली क्या है, पावरफुल फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपके पेंटिंग प्रोजेक्ट की जाती थी सभी गवर्नर जनरल्स की। तो यही चीज जो है पूछा गया है कि क्यों पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू मेनी हिस्टोरियंस रिफर टू मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल। देखिए इंडिया में हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। ये वर्ड कहां से लाया गया, ये भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर से लाए हैं। वेस्टर्न कल्चर में एंशिएंट मतलब क्या होता है, बहुत ही पिछड़ा, कुछ नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, सारी चीज जो है आपके बहुत पुराने समय की बात, पिछड़ा हुआ जो है आपके रीजन जब हो, वो एंशिएंट होता है। मेडिवल मीन्स होता है जब जो है प्रोग्रेस हो रही हो, प्रोग्रेस हो रही हो और प्रोग्रेस में सारे लोग शामिल हैं, सब लोगों की ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही हो। और मॉडर्न के मीन्स क्या होता है, मॉडर्न मीन्स होता है जब बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हो, सोशल इक्वालिटी हो, हर रिलीजन को सेम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जो है आपके मॉडर्न। ये 3 कॉन्सेप्ट, ये 3 पार्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके वेस्टर्न कल्चर से लिया गया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसलिए इंडियन हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में बांटते हैं। तो एक्चुअल में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न क्या है, बस यही है कि जब कुछ भी नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, पूरा व्यक्ति नेचर पर डिपेंडेंट था, अपने आप से उसने कुछ नहीं किया था, सब कुछ नेचर पर डिपेंडेंट था, वो एंशिएंट पीरियड था हम लोगों का। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, सोसाइटी फॉर्म होने लगी, सिविलाइजेशन होने लगा, तो ये क्या है, ये आपका सेकंड फेज था। ओवरऑल डेवलपमेंट हर एक चीज का होने लगा, चीजें बढ़ती चली गई, सोसाइटी एनलार्ज होती चली गई, बढ़ती चली गई, वो क्या है, मेडिवल पीरियड है। और मॉडर्न पीरियड जब टेक्नोलॉजीज आ जाए, जब टेक्नोलॉजी आ जाए और जो है आपके एक तरह से बेटरमेंट के लिए काम करने लगे, लोगों के हैप्पीनेस के लिए काम करने लगे, और ये यहां पर क्या है कि इक्वालिटी भी आ जाए लोगों में, सभी को जो है सारे रिलीजन को, सारे पर्सन को, ह्यूमन बींग्स को एक इक्वल ट्रीट किया जाए, तो वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है उसको। तो ये जो है आपके जो है अब यही चीज पूछ रहा है, व्हाई डू मेनी हिस्टोरियंस रिफर टू मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल। मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स थे, और जब ब्रिटिशर्स थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉडर्नाइजेशन की होती है, मॉडर्न पीरियड की होती है, मॉडर्न पीरियड की जो होती है वो क्या होती है, इक्वालिटी। बस इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं था, जो कि आपके मॉडर्न की जो है आपके एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हर चीज की फ्रीडम हो, आपको लिबर्टी हो किसी चीज को करने की, फिर आपकी के लिए इक्वालिटी हो, ये सारी चीजें हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सभी लोगों के लिए हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हो, तो ये सारी चीजें जो है आपकी होती है। जबकि ब्रिटिशर्स जब थे मॉडर्न एज में, या मॉडर्न इंडिया जिसको कहा जाता है, जब ब्रिटिशर्स थे तो ना तो इक्वालिटी थी और ना ही लिबर्टी थी। तो इक्वालिटी और लिबर्टी नहीं थी, इसलिए उसको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन ने उसे कॉलोनियल टाइम कहा है। तो एंशिएंट, मेडिवल और कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब क्या था, उस समय कॉलोनी जो है आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स बसा रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने अंडर में सारी इकोनॉमी लेकर के, सारा पावर लेकर के आपके रह रहे थे। तो वो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, वो मॉडर्न टाइम नहीं होगा, बल्कि कॉलोनियल टाइम होगा। इसीलिए जो है आपके बहुत सारे जो है आपके हिस्टोरियंस ने उसे कॉलोनियल कहा। तो इट इज बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल people did not have equality, freedom और liberty, the symbol of modernity, इसीलिए इसे क्या कहा गया था, कॉलोनियल। तो मॉडर्न को कॉलोनियल कह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन वन इंपॉर्टेंट सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियंस इन राइटिंग अबाउट
लास्ट 230 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जिसको बेस बना करके हिस्टोरियंस की 230 साल का जो है आपके पूरा एक्सपीरियंस को लिखा गया या फिर हिस्ट्री में जो है आपके कन्वर्ट किया गया। तो उसका बेस क्या था? सबसे बड़ी चीज थी रिकॉर्ड, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही मेन इंफॉर्मेशन थी जिससे कि सारी चीजों के बारे में पता चलता था। तो ये जितना भी 230 इयर्स जो कि आपके 230 साल जो इंडिया में रहे ब्रिटिशर्स, तो उसमें जो है आपके इसका जो मेन सोर्स था वो क्या था? वो आपके था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके एक तरह से बनवाता था। कहां बनवाता था? सारे ऑफिसेस में रिकॉर्ड रूम खुलवा करके। तो जितने भी ऑफिस हुआ करते थे वो सब जो है आपके वहां पर रिकॉर्ड रूम होता था और वहां पर रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, व्हाट इज डन अंडर सेंसस? सेंसस में क्या होता है? जो हमने कहा कि जनगणना जो होती है, तो जनगणना का मतलब सिर्फ जन को गिना नहीं जाता, पीपल को गिना नहीं जाता, पॉपुलेशन सिर्फ कंसर्निंग होती है। पॉपुलेशन में ह्यूमन बींग्स में कितने मेल कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी होती है। तो इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो अदर देन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में कितने नंबर में है, उसके अलावा उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी जो है आपके सेंसस से होती है, जो सेंसस किया जाता है। 10th क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल? हमने आपको क्या बताया था? ऑफिशियल रिकॉर्ड दो चीजें नहीं बताते थे। पहली चीज, लोगों की फीलिंग नहीं बताते थे कि लोगों की फीलिंग क्या है। दूसरी चीज और क्या नहीं बताते थे? किसी भी इवेंट के होने की जो है एक्चुअल वजह, किसी इवेंट के पीछे क्या वजह थी किसी चीज की होने की, एक्चुअल जो है आपकी चीजें निकल करके नहीं आ पाती थी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट मतलब फीलिंग, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। कोई अगर एक्शन कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, तो ये जो है आपके नहीं पता रहती थी। तो ये नहीं दो वजहों से जो है आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड ये दो चीजें नहीं बता पाते थे, बाकी सारी चीजें जो है आपके एक्सप्लेन करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 था, देखिए, व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों डिफरेंट पीरियड्स में बांटी जाती है? डिफरेंट पीरियड में इसलिए बांटी जाती है कि हर एक पीरियड अलग अलग जो है आपके एक तरह से डेवलपमेंट के फेज को बताता है और हर एक चीज अलग अलग दिखाई पड़ती है। इनिशियल फेज में, एंशिएंट टाइम में क्या है, एंशिएंट टाइम में आदमी को बहुत ज्यादा पता नहीं था, अपने पेट को पालने के लिए कुछ भी करता था, हंटिंग कर लेता था, मछलियां पकड़ लेता था, मछली पकड़ के जो है समुद्र से जो है खा लेता था, फिर जो आपके एक तरह से फ्रूट्स थे और रूट्स थे उनको खाता था और जो है पेट भरता था, मतलब उसको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब हम दूसरे फेज में आएंगे, तो जब ह्यूमन बींग्स दूसरे फेज में आए, इसके मतलब वो एक सोसाइटी में रहने लगे, आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगे, तो एक दूसरे को इज्जत देने लगे, एक दूसरे के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ रहने लगे, तो वहां पर क्या है, अब सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। वो सेकंड फेज होता है और उस सिविलाइजेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट हर आदमी का होने लगा। जब ओवरऑल डेवलपमेंट हर एक चीज में होने लगता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशन हो, चाहे लोगों की जो है आपके एक तरह से अपलिफ्टमेंट हो, लिविंग स्टाइल हो, सारी चीज जब चेंज होती है तो वो आपका मिडवल फेज होता है। और तीसरा फेज मॉडर्नाइजेशन, जब टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है हमें अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, जब टेक्नोलॉजी हमें ओवरऑल अपलिफ्ट करती है, इक्वालिटी देती है, हमें फ्रीडम देती है, लिबर्टी देती है किसी काम को करने में, तो वो क्या हो जाता है, आपका तीसरा फेज। तो इसलिए डिफरेंट फेज में क्यों बांटना जरूरी है, क्योंकि तीनों अलग अलग फेज हैं। तो वी डू सो इन ऑर्डर टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। हर
टाइम का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को कैच करने के लिए इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे अभी हमने बताया कि जब हम एंशिएंट पीरियड में थे तो हम क्या कर रहे थे नहीं पता, जो नेचर करवा रहा था या नेचर में था वो वही हम लोग कर रहे थे। जब सेकंड फेज में आए तो उस टाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ओवरऑल हम लोग सीधे एक दूसरे के साथ मिल करके रहने की कोशिश कर रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे थे, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है ये सीख रहे थे, सिखा रहे थे। फिर आपके डिफरेंट जो आपके एक तरह से हम लोगों के बीच में आपस में जो आपके एक तरह से ये कहा जाए कि अटैचमेंट्स होता है वो कैसे आपके डेवलप कर रहा था, कैसे हम लोगों की ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी, ये सारी चीजें जो है आपके सेकंड फेज में आपकी आती है। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम में थर्ड फेज जो है वो मॉडर्नाइजेशन का है, जिसमें टेक्नोलॉजी हमें अपलिफ्ट करती है, हर एंगल से हमें फ्रीडम देती है, हमें लिबर्टी देती है, हमें इक्वालिटी देती है कि जिससे कि हम लोग वर्क कर सके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ डिड जेम्स मिल व्यू इंडिया? जेम्स मिल ने कैसे इंडिया को देखा? अब दिमाग में पहले सोच लीजिए, जेम्स मिल ने क्या देखा? पहली चीज तो यहां पर देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग जो हैं आपके खुश नहीं हैं। खुशी ना होने के रीजन क्या थे? तो उन्होंने बताया जैसे रिलीजन इंटॉलरेंस, पहली चीज दिमाग में रख लीजिए। दूसरी चीज कास्ट टाबूज जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरी चीज सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस। तो रिलीजियस जो है इंटॉलरेंस, एक दूसरे के रिलीजन को वो जो है आपके इज्जत नहीं दे रहे थे। दूसरी चीज कास्ट में लोग बढ़ते चले जा रहे थे, कास्ट बनी फिर सब कास्ट बनी, तो इस तरह से लोग आपस में डिवाइड हो रहे थे कास्ट की वजह से। और सुपरस्टिशन तो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, अंधविश्वास जिसको कहा जाता है कि आंख बंद करके किसी भी चीज को मान लेना और उसके पीछे कोई रीजन है या नहीं है बिना उसको देखे हुए। तो ये जो चीज थी वो आपके, तो ये चीजें जो है आपके एक तरह से स्पेसिफाई करती हैं। तो जेम्स मिल डिड नॉट चेरिश एनी पॉजिटिव आइडिया अबाउट इंडिया, कोई भी पॉजिटिव चीज इंडिया में उनको नहीं दिखाई पड़ी। ही वॉज द ओपिनियन दैट all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. यूरोप से सब लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे हैं। क्यों लोअर लेवल पे हैं? क्योंकि यूरोप जैसा कल्चर, यूरोप जैसा मैनर किसी को नहीं पता है, वहां के जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक कहीं नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, द हिंदू द मुस्लिम डिस्पॉट रूल्ड द कंट्री। तो क्या है कि ब्रिटिश के आने से पहले जगह जगह पर कहीं पर हिंदू कहीं पर मुस्लिम जो है आपके एक तरह से रूल कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ताबूज और सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में ये डोमिनेट कर रहा था। ही फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, सिर्फ ब्रिटिश रूल ही लोगों को सिविलाइज कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश रूल ही अवेयर कर सकता है, उनको मैनर सिखा सकता है। ही सजेस्टेड दैट ब्रिटिश शुड conquer all the territories of India to ensure the enlightenment happiness of Indian people. उसका क्या मानना था कि ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए? पूरे इंडिया को कंक्योर कर लेना चाहिए, पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेना चाहिए, और कब्जा करके तभी जो है लोगों के जो है आपके एक तरह से प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशी के लिए काम हो सकेगा, तभी लोग जो है हैप्पीनेस फील करेंगे। तो ये जो है आपके उनके एनलाइटमेंट के लिए, एनलाइटमेंट मतलब जो है ग्लो के लिए, अब जो है ग्रोथ के लिए। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, और इनका ये मानना था कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है प्रोग्रेस की, बिना ब्रिटिशर्स के ये कभी भी जो है आपके एक तरह से अपलिफ्ट नहीं हो सकते और प्रोग्रेस ये कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोग्रेस जो है आपके इंडिया अकेले नहीं कर सकती, ब्रिटिश की हेल्प से आपके एक तरह से करेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, बट दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? यहां पर फिर वही चीज आती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जैसे भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया।
तो इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो तीसरा फेज जो मॉडर्न है वो मॉडर्न नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटिशर्स का रूल है, ब्रिटिशर्स का रूल। और मॉडर्न किसको कहा जाता है? अभी हमने आपको क्या बताया, हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ हैप्पीनेस हो, हर तरफ जो है आपके एक तरह से इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो किसी काम को करने की, लिबर्टी हो कि आप कुछ भी करें, तो ये सारी चीजें हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न जो है आपके लाइफ कहती है। लेकिन ब्रिटिशर्स जब थे तो क्या सबको इक्वालिटी थी? क्या जो है आपके एक तरह से लोग इस चीज को फील करते थे कि हमें फ्रीडम है किसी काम को करने की? तो फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी हर काम के करने की। तो जब फ्रीडम लिबर्टी नहीं है, सबको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो हम मॉडर्न कहां से? इसीलिए एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में जो बांटा गया है उसमें मॉडर्न फेज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने क्या कहा, इसी मॉडर्न को क्या कहा दिया, कॉलोनियल पीरियड। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एंशिएंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल पीरियड। तो ये कॉलोनियल पीरियड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो क्या है, दिस पीरियडाइजेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेस्ट। अभी हमने आपको बताया था वेस्टर्न कल्चर से लिया गया है। where the modern period was associated with the growth of all powers of modernity such as science, reason, democracy, liberty and equality। तो मॉडर्न पीरियड क्या होता है? मॉडर्न पीरियड जो है आपके ग्रोथ, हर चीज में ग्रोथ, तो चाहे वो पावर में हो, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे आपके डेमोक्रेसी में हो, है ना, चाहे वो आपके एक तरह से किसी भी जो है फील्ड में देखा जाए, सब तरफ अगर इक्वालिटी और जो है आपके फ्रीडम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ पीरियड जो है आपके एक तरह से मॉडर्न पीरियड है। मेडिवल पीरियड वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। जहां पे मेडिवल पीरियड कौन सा पीरियड था? हमने आपको बताया, यहां पे लोग खाली सोसाइटी में भी एक साथ बैठ रहे थे और ये जो है एक साथ मिल रहे थे, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट नहीं था, वहां पे इक्वालिटी नहीं थी। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट द characterization of modern period. Here it is worth mentioning that Indians did not have equality, freedom or liberty under the British rule. और ये worth mentioning है, ये जरूर कहने वाली बात है अगर हम ये कहें कि इंडियंस को इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। द कंट्री ऑल्सो लैक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन दैट पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं था, एंड देयरफॉर many historians refer to modern period as colonial period। मॉडर्न पीरियड को इन्होंने colonial period में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did British do to preserve important official documents and letters? तो important official documents और letters से ब्रिटिश ने इनको प्रिजर्व क्यों किया? क्या रीजन था? रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स क्या जानते थे, क्या मानते थे? ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी रीजन में जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट पहले तो हमें ये पता चले कि वहां पे कमी क्या है और वहां पर जो है आपके एक तरह से वहां के लोग किस चीज से परेशान हैं, क्या उनके पास कमी हो रही है, किस चीज से वो डिप्राइव्ड है, ये सारी चीज, ये कैसे हमारी प्रोग्रेस, हमारा जो कमियां हैं वो कैसे पता चलेंगी? ये डॉक्यूमेंट्स से। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सभी चीजों को जो है बताएंगे। और ये रिकॉर्ड्स कहां पे होते थे? जितने भी ऑफिसेज होते थे, और हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक स्टोर रूम बनाया जाता था और वहां पर इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। तो आंसर क्या होगा? द ब्रिटिश फेल्ट द नीड टू प्रिजर्व ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। फॉर दिस they set up the record room attached to all administrative institution। तो हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक क्या था, रिकॉर्ड रूम बनाया गया, जो चाहे वो आपके एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो है आपके ऑफिस हो या फिर प्रोविंशियल ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, तहसीलदार का ऑफिस हो, सब जगह पे। तो द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट ऑफिस, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरिएट ऑफिस, द लॉ कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स थे उन जगह पे
ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबके पास रिकॉर्ड रूम था। और इस रिकॉर्ड रूम को प्रिजर्व करने के लिए, अब इन रिकॉर्ड रूम्स में जितनी चीजें थी वो एक जगह आके प्रिजर्व की जाती थी, वो बिल्डिंग क्या कहलाती थी, वो बिल्डिंग कहलाती थी आर्चीव्स और या फिर म्यूजियम्स। तो द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सच एज आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स टू प्रिजर्व द इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखने के लिए आर्चीव्स बनाए गए और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए म्यूजियम्स बनाए गए जहां पे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व इसी वजह से किया। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट देम। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या चीज नहीं बताते थे, दो चीजें, एक तो फीलिंग कि कैसे लोग फील कर रहे हैं किसी चीज को, किसी व्यक्ति की फीलिंग नहीं बता सकते, किसी पर्सन की फीलिंग नहीं बता सकते, और दूसरी चीज कोई अगर एक्टिविटी हुई है उसके पीछे रीजन, ये क्यों ऐसा हुआ। लेकिन इसको कैसे पता किया गया, ये कैसे पता किया जा सकता है, तो हमने आपको ये भी बताया था कैसे पता करने के बहुत सारे जो है आपके तरीके थे। लोगों की डायरी जो है, आपके बहुत सारे लोग डायरी लिखते थे, डायरीज को पढ़ना, डायरीज में बहुत सारी चीज जो है मिल जाती थी। फिर आपके पिलग्रिम्स जो होते थे वहां पर जो है आपके एक तरह से जो साधु संत होते थे, जो आपके एक तरह से पिलग्रिम्स होते थे, वो चीजों को जो है स्पेसिफाई करते थे, बताते थे। या कभी कभी क्या होते थे, बहुत सारे नॉवलिस्ट होते थे, ऑथर होते थे, जो कि पोएट होते थे, जो कि पोइम लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज। तो वो अपनी पोएट में, अपनी पोइम में जो है आपके सारी चीजों को जो है आपके डाला करते थे, तो वो वहां से आपको कलेक्शन मिलता है। या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी होती थी, या कोई ट्रैवलर अगर आता था तो वो बताता था कहानी है कि हम गए थे वहां तो हमें ये चीज मिली। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती थी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, फीलिंग से, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, उसके एक्शन के पीछे क्या रीजन था, क्या वजह थी, नहीं पता रहता। फॉर व्हाट वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, पॉपुलर बुक्स जो होती थी दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाजार। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से न्यूज़पेपर्स केम टू बी पब्लिश्ड एंड इश्यूज बिगैन टू बी डिबेटेड इन पब्लिक में जो है आपके मिलने लगे। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings। तो पोएट और जो आपके ऑथर होते थे, जो नॉवेलिस्ट होते थे, वो अपनी फीलिंग्स को इसी से जो है आपके बताते थे। तो लोगों की फीलिंग्स कैसे पता चलती थी, इन्हीं के थ्रू। तो ये सारी चीज दिमाग में रखिए, आउटलाइन, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें थी या कैसे हम लोग इसको जो है आपके एक तरह से किया करते थे। तो ये जो है आपके रीजन हो जाता है कि रिकॉर्ड्स को क्यों जो है आपके क्या चीज नहीं बता पाती थी और वो कैसे हमें पता चलती थी। नेक्स्ट है देखिए, हाउ डिड द ब्रिटिश कंक्योर इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। ब्रिटिश ने कैसे इंडिया को कंक्योर किया और अपना रूल कैसे एस्टैब्लिश किया। एक आउटलाइन बनाइए पहले जो हमने आपको पढ़ाया है उससे। जब ब्रिटिशर्स आए धीरे धीरे करके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली चीज तो ये की कि सब्जुगेशन किया। सब्जुगेशन से क्या मतलब हुआ, जितने नवाब थे, राजास थे, इन लोग को अपने साथ मिला लिया और मिला करके इन्होंने ये कहा कि आप अपने पोस्ट पर बने रहें, आप अपने पद पर बने रहें, आप जिस तरह से नवाब हैं, आप जिस तरह से राजा हैं, उसी तरह से रूल करते रहें, लेकिन मेरे अंडर में करेंगे। इससे फायदा इनको क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का अंपायर सेटअप हो गया और कोलोनाइजेशन की जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो इकोनॉमी इंडिया की जो थी वो पूरा ब्रिटिश के हाथ में चली गई। जितने रेवेन्यूज कलेक्ट होते थे, टैक्सेस आते थे, वो सब के सब क्या हो गए, वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए। ब्रिटिशर्स जो है आपके रेवेन्यूज जो कलेक्ट कराते थे वो थ्रू राजा और नवाब से, अपना भी पेन नहीं लेते थे, नवाब राजा अपना कलेक्ट करके खुद ब खुद देते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से, और जब इकोनॉमी पर कंट्रोल हुआ और पूरी सोसाइटी पर कंट्रोल हुआ, तो इससे क्या हुआ, यही जो है आपके कॉलोनाइजेशन कहलाया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, कॉलोनाइजेशन। तो ये कॉलोनाइजेशन के टर्म्स में जो है आपके कहा जाता है। तो ब्रिटिश जो है
किस तरह से हम लोगों के ऊपर उन्होंने जो है आपके एक तरह से जो है एक तरह से अंपायर बैठाया या कॉन्क्योर इंडिया को कैसे किया। ये प्रोसेस क्या था, कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस से हम लोगों को उन्होंने जो है कन्क्योर किया। तो द ब्रिटिश कन्क्योर्ड इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। पहले दे सब्जुगेटेड लोकल नवाब्स एंड राजास, जैसे अभी हमने आपको बताया, सबको मिला लिया उन्होंने, सब्जुगेट कर लिया। दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोशल सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, bought goods they wanted at lower price and produced crops they needed for export। बहुत सारे ऐसे जो है आपके फार्मर्स डेवलप कर चुके थे। फार्मर्स से क्या होते थे, वो क्रॉपिंग कराते थे जिसका एक्सपोर्ट वो कर सके, जिससे पैसा कमा सके। दे बॉट चेंजेस इन रूलर्स एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, thus they molded everything in their favor and subjugate the country very soon। उन्होंने सब अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, अपने हिसाब से सारी चीज बना ली और सारी चीज जो है उन्हीं के बेस पर चलने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है आपके एक तरह से कंक्योर कर लिया, पूरी तरह से इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स का रूल हो गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? किसी सोर्सेस से कुछ अगर पता चले तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो उसको कैसे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये जो है एक इंसिडेंट है, ये इंसिडेंस हुआ था 22 मार्च 1946 को, हम लोगों के आजादी से पहले। तो एक तरह से विद्रोह चल ही रहा था, रिवोल्ट चल ही रहा था। तो हुआ क्या कि दिल्ली में जो पुलिसमैन होते हैं, जो आपके भर्ती होते हैं, तो उनमें जो है उनको एक तो सैलरी बहुत कम दी जाती थी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनको खाने का सामान बहुत खराब दिया जाता था। जो फूड की क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड थी। तो फूड के डिग्रेडेड होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक खाते खाते जब आदमी तंग आ गया तो उसने एक दिन रिवोल्ट कर दिया कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। और ये आग की तरह से पूरे इंडिया में फैली खबर। और उस दिन जो है आपके जहां जहां खबर फैली है, हर जगह लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। सारे पुलिसमैन ने ऑल ओवर इंडिया हर जगह उन्होंने अपने कैंटीन से, अपने जो है मेस से खाना लेने को मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हर जगह की क्वालिटी लगभग उसी तरह की थी। जिसमें एक व्यक्ति ने, मतलब एक पुलिसमैन ने एक ऐसा जो है स्टेटमेंट भी दिया था जो कि बहुत चर्चा में आया था, बहुत ज्यादा जो है हाईलाइटेड हुआ था और काफी कुछ जो है आपके उसके कहने से शर्मिंदगी हुई, एक तरह से कहा जाए लोगों को, जो इसमें जो है आपके एक तरह से कल्प्रिट थे। तो उसने ये कहा कि जो दाल और रोटी हम लोगों को दी जा रही है, यदि यही दाल रोटी अगर गाय को दिया जाए तो वो भी ना खा पाए, उसका वो स्तर था। और जो है आपके एक तरह से वो भी डिनाई कर जाएगी, गाय भी ना खाएगी, गाय भैंस भी नहीं खाएंगी उसी जो है आपके एक तरह से उस रोटी को। तो ये इंसिडेंट उसी सोर्स पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए क्या था पेपर में था, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट in the different parts of the country. Here is a report of a police strike in 1946. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchen. As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food. One of the strikers said, the food supplied to us from the police line kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. ये हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को पब्लिश हुआ ये पूरा आर्टिकल। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, Why did the policemen in Delhi refuse to take their food on Thursday morning? क्यों उन्होंने रिफ्यूज किया था? आपको पता है, एक तो लो सैलरी, बहुत कम पैसा मिल रहा था, और दूसरी चीज फूड की क्वालिटी।
तो आप कैसे लिखेंगे? दे डिड सो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी एंड द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन। तो इंफीरियर क्वालिटी के मतलब क्या हुआ कि आपके खराब तो खराब जो है आपके एक तरह से खाना सप्लाई किया जा रहा था। सेकंड है, हाउ डिड द मेन इन अदर पुलिस स्टेशन रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो अबाउट द प्रोटेस्ट? दूसरे पुलिस लाइन में, दूसरी जगह पर और पुलिस वालों ने किस तरह से रिएक्शन दिया? तो हमने आपको क्या बताया, वन ऑफ द दे ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, उन्होंने भी खाने को लेने से मना कर दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द कमेंट ऑफ वन ऑफ द स्ट्राइकर्स ऑफ द फूड सप्लाइड टू देम? एक जो स्ट्राइक पे थे लोग, उसमें से एक पुलिसमैन ने क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटमेंट पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड दैट द फूड सप्लाइड टू देम वाज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है आपके लायक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच दे हैड टू ईट। तो ये जो है आपके एक तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो इंसिडेंट हुआ तो इसको कैसे जो है आपके एक तरह से जो है स्ट्राइकर ने जो है एक्सप्लेन किया कि इतनी वर्स्ट क्वालिटी थी, इतनी इंफीरियर क्वालिटी थी फूड की कि इवन जो है आपके कैटल भी उसको ना खाती जो हम लोगों को खाना दिया जा रहा था। तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके दिए गए हैं बुक में। नाउ इट्स पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मतलब पिक्चर से आपको क्या पता चलता है? अब देखिए, पिक्चर पहले हम लोग जो है ध्यान से देख लें। पिक्चर में जो है आपके एक तरह से दिखाया गया है कि इधर जो लोग हैं ये एक तरह से इंग्लिशमैन हैं, यहां पर कोई मैजेस्टी है, कोई जो है आपके सुप्रीम पावर जिनके पास है वो आपके मौजूद हैं। तो हो सकता है कि कोई जो है आपके एक तरह से जो इंग्लिशमैन है उन्हीं का कोई जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव हो। कहां पे खड़ा है ये? इसके पीछे अगर आप देखें तो ऊपर ये लायन है, लायन जो कि सुप्रीमेसी को शो करता है, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लोग इनसे कुछ गिफ्ट ले रहे हैं, झुक करके गिफ्ट ले रहे हैं, ये इंडियंस हैं। तो ये क्या शो कर रहे हैं? पिक्चर ये शो कर रहा है कि इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हम लोगों को जो है शरण दें, हम लोगों को प्रोटेक्ट करें और हम लोगों के लिए जो है अच्छा बेहतर काम करें। इसका मतलब कि हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। ये पिक्चर जो है डिपिक्ट कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ है कि व्हाट डज द अबव पिक्चर ट्राई टू सजेस्ट? क्या सजेस्ट करना चाहता है ये जो है आपके पिक्चर? द पिक्चर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स शास्त्र टू ब्रिटेनिया। देखिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अपने शास्त्र को दे रहे हैं। इसके मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए कि हम हमारा आप प्रोटेक्शन करिए, हम आपके साथ जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटेनिया क्या है? जो ब्रिटेनिया जो सिंबल होता है आपके एक तरह से ब्रिटिश पावर का, तो उसको कहा जा रहा है द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। जैसे कि जो है अपने शास्त्र को दे करके वो ये कह रहे हैं कि जो है आप जो है हम लोगों के इंडियन कल्चर के जो है प्रोटेक्टर बन जाइए। तो ये जो है आपके पिक्चर शो कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एन इंपीरियल पर्सन। तो दिस इमेज क्लियरली डिपिक्ट्स द इंपीरियर सुपीरियोरिटी। जो है आपके इसमें यहां पर शो हो रही है, ये सुपीरियोरिटी शो हो रही है कि जो इंग्लिशमैन है वो ज्यादा सुपीरियर हैं और इंपीरियर जो है आपके इंफीरियर जो शो हो रहे हैं वो आपके इंडियन शो हो रहे हैं। द इमेज ऑफ द लाइन सिंबलाइजेस सुपीरियर पावर। जो लाइन है वो सुपीरियर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एम्पायर इज द गिवर एंड इट्स सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो लॉयल टू द थ्रोन। तो जो एम्पायर है वो कुछ गिवर है, जो कि आपके जो है चीजों को दे रहा है, और जो है आपके एक तरह से जो भी है हम लोग एक्सेप्ट इसको कर रहे हैं, इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो एक्सेप्ट इस तरह से कर रहे हैं कि लॉयल रहेंगे आपके थ्रोन के लिए या फिर इंग्लिशमैन के प्रति।
तो इसलिए जो है आपके ये चीजों को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस फिल्म में। अब ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पिक्चर पर ही रिलेटेड है। ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना है। देख करके आपको ध्यान हो रहा होगा क्या है ये हमने आपको बताया था ये क्या थे, जहां पर जो है आपके एक तरह से रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते थे। रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किए थे, पहली चीज तो ये कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वहां पे एक रिकॉर्ड रूम बना दिया था जहां पे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, और उन रिकॉर्ड रूम में जो आपके सामान हुआ करते थे या रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, टाइम टू टाइम वो एक बड़ी जगह पर ट्रांसफर कर दिए जाते थे, एक बड़े बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिए जाते थे, जिनको आर्चीव्स कहा गया था। तो आर्चीव्स कौन सी प्लेस थी, जहां पर सारे ऑफिसर्स के रिकॉर्ड ला करके कलेक्ट कर दिए जाते थे। तो 1920 में जो है आपके आर्चीव बनाया गया था इंडिया में, उसी की फोटोग्राफ है ये, और ये इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं आर्चीव के बारे में। तो व्हाट इज इट, ये क्या है, तो इट इज द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया। नेशनल आर्चीव है जो इंडिया में जो है आपके 1920 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। When did it come to up? कब बनाया गया था, तो it come to up in the 1920s, 1920 के बाद, 1920s के बाद जो है आपके इसमें जो है काम होने लगा या फिर आपके रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। Where was it located when Delhi was built? तो दिल्ली जब बिल्ड की गई थी तो वो कहां पर लोकेटेड थी, तो when Delhi was built it was located close to वाइसरीगल पैलेस। वाइसरीगल पैलेस कौन सा था, जहां पे जो प्रिंसेस होते थे, जो प्रिंसेस होती थी, वो आकर के रुका करती थी, और जो है उनका पूरा पैलेस था। तो इंग्लैंड से जितने भी आपके रॉयल फैमिली के जितने लोग आ जाते थे वो सब इसी जो है आपके प्लेस पर रुका करते थे। उसी के बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक जो है आपके इसको बनाया गया था। वजह यह है कि जब भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़े तो फौरन आपके एक तरह से वाइसरीगल पैलेस में जो है आपके रिकॉर्ड्स पहुंच जाए। फिर व्हाट डज दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट, ये लोकेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंपॉर्टेंस जो है आपके इस चीज की, कि अगर कोई चीज मान लीजिए हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हम लोग उसको बहुत क्लोजली रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। तो उसी तरह ये रिकॉर्ड रूम है, तो पूरे ब्रिटिशर्स का जो रिकॉर्ड रूम था वही उनकी एक तरह से पूंजी थी, वेल्थ थी। तो वो क्या, वो बहुत अपने करीब रखना चाहते थे, इसीलिए वाइसरीगल पैलेस के पास इन्होंने बनाया था कि सारी चीज सेफ रहे, हम लोगों की नजर के अंदर रहे, और इसके अंदर जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हैं वो पूरी तरह से जो है आपके ये कहा जाए कि चोरी से या फिर जो है आपके खोने से बची रहे। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इंस्टीट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन द ब्रिटिश आईज। तो ब्रिटिश आईज में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों शो होती है, वजह यह है कि इन्होंने अपने पैलेस के पास इसको बनवाया था, जिससे कि सारे रिकॉर्ड्स इनके बहुत नजदीक जो है आपके रहे, जिससे कि कभी भी ये इनको जो है यूज कर सके।